नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शादाब सिद्दीकी और हमारे साथ हमारे सीनियर कलीग सुमित अवस्थी मौजूद हैं। और जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम लोग लेकर आए हैं वो ये है कि केंद्र सरकार ये चाहती है कि पूरे देश में चुनाव एक साथ कराए जाएं, यानी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों, अलग अलग समय पर इसके लिए वोटिंग ना कराई जाए। तो इसके लिए जो इसका बिल था वन नेशन वन इलेक्शन का, आज उसको केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। इसका मतलब ये है कि अब इस बिल को संसद में लाया जाएगा और संसद में जब ये पेश होगा तो उसके बाद सरकार का ये विचार है कि इसको जेपीसी को भेजा जाए, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जेपीसी के बारे में आपको बता दें कि जेपीसी वो होती है जिसमें वो सभी दलों के नुमाइंदे होते हैं, जिसमें वो आपस में बातचीत करते हैं, फिर वो किसी एक आम सहमति बनाते हैं और उस बिल पर एक जो अंतिम राय होती है वो फिर संसद में आती है और संसद उस पर अंतिम फैसला लेती है। तो बड़ी खबर यही है कि नरेंद्र मोदी सरकार ये चाहती है कि पूरे देश में चुनाव एक बार में हो जाए, अलग-अलग इस चुनाव को ना कराया जाए। तो सुमित जी से इसका रिएक्शन लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक साथ चुनाव हो जाए? आज की तारीख में जब हम और आप बात कर रहे हैं शादाब, तो लगता ऐसा है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर राज्य सरकार विधानसभाएं, जैसे अभी 1 महीने पहले चुनाव हुए हरियाणा के, महाराष्ट्र के चुनाव तो अभी 15 दिन पहले हुए हैं, झारखंड के चुनाव, जम्मू कश्मीर के चुनाव। तो एक कुछ राज्य, मतलब अगर हम मान लीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन को हमको 2029 से लागू करना है, तो उस वक्त यूपी का चुनाव 27 में हुआ होगा। तो योगी सरकार या बीजेपी की जो भी सरकार वह 27 यूपी में बनेगी, उसको क्या आप 2 साल के अंदर भंग कर देंगे? तो कैसे होगा? इसकी प्रैक्टिकलिटी पे बहुत इश्यूज है, कि बहुत सी विधानसभाएं जो कुछ दिनों पहले ही चुन के आएंगी, क्या उनको आप भंग कर देंगे तुरंत? या जो इनका टेन्योर इस 5 साल में खत्म हो रहा है, क्या उनको आप एक्सटेंड करेंगे? ये भी एक प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में कोविंद साहब की कमेटी ने ये भी कहा है कि जिन विधानसभाओं का कार्यकाल बीच में खत्म हो रहा है, उनका कार्यकाल 29 तक बढ़ा दिया जाए, ताकि बीच में चुनाव ना हो। अब 2029 में जब भी चुनाव हो लोकसभा के, उसके साथ ही तमाम विधानसभाओं के चुनाव भी हों। तो ये प्रैक्टिकल, मतलब इसमें वहां तो दिक्कत होगी जहां पर नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, जैसे कर्नाटक का टेन्योर बढ़ जाएगा, तो क्या बीजेपी की कर्नाटक यूनिट इसको एक्सेप्ट करेगी? हिमाचल प्रदेश की, जहां बीजेपी की सरकार रही थी और अब कांग्रेस की सरकार है, उसका टेन्योर बढ़ जाएगा, क्या वो उसका, क्योंकि उसका चुनाव मेरे ख्याल से 26 से 27 में आना है, तो वो 2-2.5 साल का उसका टेन्योर बढ़ जाएगा। तो इन जगहों पर प्रैक्टिकलिटी का इशू आ रहा है। पर अगर आप मोटे तौर पर आइडिया देखें, क्योंकि आपने पॉसिबिलिटी पूछी आपसे, लेकिन अगर आप मोटे तौर पर आइडिया पूछें, तो आइडिया वाकई में सराहनीय है। एक साथ अगर देश में चुनाव हो, एक साथ एक वक्त में, देखिए 3 चीजें हैं इसमें हमको समझना चाहिए। हमारे देश में 3 चुनाव होते हैं: लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और स्थानीय निकाय का चुनाव। और स्थानीय निकाय के चुनाव और विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में जो वोटर लिस्ट है वो अलग अलग होती है। एक वोटर लिस्ट केंद्रीय चुनाव आयुक्त के द्वारा बनती है, दूसरी स्टेट के द्वारा बनती है, तीसरी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा बनती है। तो ऐसे बहुत बार होता होगा, बहुत से लोग इसको जानते भी होंगे, कि जब वो स्थानीय निकाय का अपना पार्षद का वोट डालने जाएंगे या पंचायत का वोट डालने जाएंगे, तो जिस स्कूल में जाते होंगे उस स्कूल में उनका पोलिंग बुक नहीं पड़ता होगा, किसी और मोहल्ले में पड़ता होगा। इसकी वजह यही है कि अलग अलग क्राइटेरिया बने हुए हैं। तो ये जो आइडिया है कि एक साथ चुनाव कराए जाएं, उसके पीछे का बेसिक बात यह है कि एक वोटर लिस्ट होनी चाहिए पूरे देश की। जैसे एक आधार कार्ड, एक आदमी का एक आधार कार्ड है, वो आधार नंबर किसी और का नहीं हो सकता, इसी तरीके से एक आदमी का एक ही वोटर लिस्ट हो और वो नाम जगह तय हो उसकी। अच्छा, तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है शादाब कि प्रैक्टिकलिटी मुश्किल है, लेकिन आइडिया बहुत मुनासिब है। अपने जैसे बड़े देश में जहां पर पूरा वक्त चुनाव चलते रहते हैं, उन चुनावों से बचने के लिए ये तरीका हो सकता है कि एक साथ चुनाव हो। लेकिन कैसे होगा, आप जिस तरह का विभाजन आपस में आज की राजनीति में है, बीजेपी वर्सेस नॉन बीजेपी पार्टीज में, वो नॉन बीजेपी पार्टी क्यों तैयार होंगी? तो ये संसद में आएगा, जेपीसी में जाएगा, जेपीसी से में, जैसे वक्फ का कानून को लेके जेपीसी में रोज खींचतान होती है, वैसे ही खींचतान इसमें भी होगी। संसद में नंबर लोकसभा में तो सरकार के पास है, पर क्योंकि ये संविधान संशोधन है तो 2/3 बहुमत चाहिए होगा। 66%, 2/3 बोलते हैं कि 3/4 बोलते हैं? 3/4 बोलते हैं शायद, मैं उसमें कंफ्यूज कर रहा हूँ। तो 66% मौजूद लोगों का सरकार को वोट चाहिए होगा, संविधान संशोधन है ये। ऐसे में राज्यसभा में सरकार के पास मेजोरिटी नंबर नहीं है, बड़ा दल जरूर बन गया है, तो वहां पर बहुत से नॉन बीजेपी साथियों से सहयोग लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो दर्शकों को ये भी बता दें कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने अभी से इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। और खास बात यह है कि जो अपोजिशन के मेंबर थे, जो कमेटी थी,
उन्होंने भी विरोध किया था, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बकायदा एक चिट्ठी भी इस बारे में लिखी थी और अपनी असहमति इसमें जताई है। जो तमाम जो यूपीए के दल हैं, यानी जो इंडिया ब्लॉक है, वो इस पर अपनी असहमति जता चुका है, और उनका कहना है कि सरकार इस मामले में जबरदस्ती करना चाहती है और जानबूझकर मुद्दों से भटकाने के लिए ये कहा जा रहा है कि बिल लाया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि चूंकि अलग अलग जब चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दल दबाव में आते हैं, सरकार जनता के हित में काम करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी प्रेशर होता है कि वो लोगों का काम करे, तो इसलिए अलग अलग चुनाव ही मुनासिब है, इससे जनता का भला होता है, ऐसा अपोजिशन का कहना है। हालांकि दर्शकों को ये भी बता दें कि देश में जो एक देश एक चुनाव का जो आइडिया है वो क्या कोई नया नहीं है। 4 बार इससे पहले एक साथ चुनाव हो चुके हैं। जब देश आजाद हुआ तो 1952 में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। 1957 में ये चुनाव एक साथ हुए, 1962 में एक साथ हुए और 1967 में एक साथ हुए। यानी 4 बार इस देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए हैं। लेकिन 68 से ये सिलसिला टूट गया, क्योंकि 1968 और 1969 में कई राज्यों की विधानसभाओं को भंग किया गया अलग अलग वजहों से, जिसके बाद से ये जो पैटर्न था एक साथ चुनाव कराने का, वो अलग अलग हो गया और फिर अलग अलग चुनाव होने लगे। मसलन आप देखते होंगे, जैसा अभी आपने बताया अभी कि अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, उससे पहले फिर अब झारखंड का चुनाव हुआ, अभी दिल्ली का चुनाव है, फिर उसके बाद बिहार का चुनाव होगा, तो मतलब अलग अलग चुनाव होने लगे। फिर ये विधानसभाओं का कार्यकाल जो है अलग अलग हो गया। अब मोदी सरकार ये चाहती है कि इसको फिर एक साथ लाया जाए, यानी देश में एक बार में एक आदमी वोट देने के लिए निकले तो वो दिल्ली की सरकार भी चुन ले और अपने राज्य की सरकार भी चुन ले, ऐसा आइडिया लेकर वो आए हैं। लेकिन इसका बहुत विरोध हो रहा है। जो तमाम अपोजिशन है उनका कहना है कि वो मानेंगे ही नहीं इस बात को, और इसमें विधानसभाओं का भी जो कार्यकाल है वो आगे पीछे होगा। बहुत सी विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा, यानी 5 साल बाद उनका अगर 2029 नहीं होगा तो उनको 2-3 साल बढ़ाना पड़ेगा, कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल कम करना पड़ेगा। तो ये बड़ा क्रांतिकारी आप कह सकते हैं कि आइडिया लेकर आए हैं, लेकिन क्या ये पास हो पाएगा, इसको एक बड़ा सवाल है। सरकार जो कह रही है कि जेपीसी को भेजेंगे, जेपीसी के बारे में भी दर्शकों को बता दीजिए, और आपको क्या लगता है कि जेपीसी में ये सहमति बन पाएगी इसमें? देखिए, जेपीसी इज लाइक अ मिनी पार्लियामेंट। जैसे पार्लियामेंट लोकसभा की बात करें तो जो स्ट्रेंथ लोकसभा में जिन जिन पार्टियों की है, उसी स्ट्रेंथ के हिसाब से जेपीसी के मेंबर्स होते हैं। अगर बीजेपी के पास लोकसभा में 240 सांसद हैं तो सबसे अधिक जेपीसी के मेंबर जो होंगे वो बीजेपी के होंगे। फिर नंबर 2 पे अगर कांग्रेस पार्टी आती है जिसकी 99 सांसद हैं, तो नंबर 2 पे कांग्रेस के सांसद होंगे। तो जेपीसी में कुल 21 सांसद होते हैं, और जो रेशो पार्टियों का है उसी रेशो के हिसाब से बनता है, और जिसके ज्यादा मेंबर होते हैं अध्यक्ष भी उसी का होता है। तो जेपीसी का जो अध्यक्ष बनेगा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का, वो बीजेपी का ही कोई सांसद बनेगा। बीजेपी नंबर उनके पास है, बड़ी पार्टी, बड़ा दल है। तो जेपीसी में भी जैसे, क्योंकि सर जेपीसी होता क्या है, जेपीसी का जो बहस होती है वो एक ही मुद्दे पे होती है कि बैठक बुलाई गई, 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे बैठे, लगातार 4 दिन बैठक चली, और एक ही विषय है, एक ही बिल पे चर्चा करनी है, क्योंकि उस बिल को लेकर वो जेपीसी बनी हुई है। और जनता की राय भी लेते हैं, जनता की राय भी ले सकते हैं। वो तो ये जेपीसी तय करती है कि उसको कैसे काम करना है। जेपीसी के अंदर जैसे वक्फ के मामले में राय दी जा रही है, जगह जगह जा रही है, वक्फ की जो जेपीसी है वो सबसे बातचीत कर रही है, जो भी वक्फ के मामले से जुड़े हुए। वैसे वो जेपीसी का क्या काम करने का तरीका होगा, परिधि होगी, वो जेपीसी के लोग खुद बैठ के तय करते हैं। बाकायदा वोटिंग होती है, वोटिंग के जरिए चीजें तय होती है। तो जेपीसी में सहमति बनेगी, मुझे लगता नहीं कि बनेगी। जैसे आपने कहा कि माहौल बहुत गर्म है, विपक्ष विरोध कर रहा है, आज ही से विरोध करना शुरू कर दिया। जब से ये आइडिया आया पिछले 3-4 सालों से, जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, तब से इसका विरोध विपक्ष करता आ रहा है। तो लगता नहीं है कि आम राय बनेगी। पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आपने जो बात कही ना कि 68-69 में आके सिलसिला टूट गया, विधानसभाएं की कार्यकाल क्योंकि भंग कर दी गई, फिर नए चुनाव हुए, फिर वहां से उनका 5 साल जोड़ा गया, तो लोकसभा और उसके चुनाव साथ साथ नहीं हो पा रहे हैं। उसका तरीका भी इस रिकमेंडेशन में कोविंद कमेटी जो बनी थी, बताइए, वो सुझाया गया है। वो तरीका ये सुझाया गया है कि मान लीजिए कि 2029 से इस देश में एक साथ चुनाव होगा। मान लीजिए हाइपोथेटिकल, एक देश एक चुनाव 2029 से लागू हो गया, जब लोकसभा का अगला चुनाव होना है। उस वक्त 28 से 29 जो विधानसभा है उनके चुनाव भी साथ में हुए देश में एक साथ। मान लीजिए 29 के बाद 30 आते आते, उदाहरण के लिए, एक कोई सरकार बर्खास्त, एक कोई गिर गई, उसके पास नंबर ही हुए, किसी बिल पे गिर गई, किसी मेजॉरिटी पे गिर गई। हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ, कि मध्य प्रदेश की विधानसभा चुन के आई 29 में, 30 में आते आते किन्हीं वजहों से सरकार गिर गई। तो ये कहा गया है इस रिकमेंडेशंस में कोविंद कमेटी के द्वारा कि जो बचा हुआ 4 साल है, मतलब जब 30 में अगर मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए तो वो 34 तक के लिए ही होंगे। वो
वो 5 साल के लिए नहीं होंगे, जितना टेन्योर बचा होगा उसके लिए होंगे। अगर 1 साल पहले भी विधानसभा भंग हो गई तो वो 1 साल के लिए ही वो नई सरकार बनेगी, वो 5 साल के लिए नहीं बनेगी। ये उसमें एक तरीका सुझाया गया कि हमेशा चुनाव एक साथ हो, ये एक तरीका है। पर इसका साथ नुकसान क्या है, यही जो वैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जब कोई सरकार 4 साल के लिए बनेगी, 4.5 साल के लिए बनेगी, मान लीजिए विधानसभा बीच में भंग हुई तो वो उसके बाद तो 4 साल हैं, लेकिन जो आखिर के मौके पर आके भंग होती है 6 महीने पहले, साल भर पहले, उनका क्या होगा? क्या 1 साल जब पूरा आप तामझाम खर्चा करेंगे, चुनाव कैंपेन होगा, वो खर्चा तो तब भी हो रहा है। जिस खर्चे को बचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का मुहिम लेके आए हैं आप लोग की सरकार के पास अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, जो सरकार के तर्क है। पर अगर चुनाव ऐसे मान लीजिए 4-5 राज्यों में हो गया कि आपने चुनाव के टेन्योर के पहले विधानसभा भंग हो गई साल भर के अंदर, और फिर आपको साल भर के अंदर दोबारा चुनाव कराने उन 4-5 विधानसभाओं में, तो खर्चा तो हो रहा है, खर्चा कहाँ बच रहा है? तो वो एक प्रैक्टिकल दिक्कत आने वाली है। बहस के लिए बहुत अच्छा मुद्दा है। हम जितने लोग हैं इस देश में, 140 करोड़ लोग हैं, करीब 100 करोड़ के आसपास वोटर हैं, उन सबको अपनी राय जरूर बतानी चाहिए कि वो क्या चाहेंगे और क्यों। ये कह देना कि आइडिया अच्छा से काम नहीं चलेगा। आइडिया आपको अच्छा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, ये सुझाव तब आएंगे, तब इस पे एक मंथन हो पाएगा। बिल्कुल, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, लेकिन उससे पहले जो दर्शकों को बता दें कि जो सरकार का ये आइडिया है, ये कोई दुनिया में नया नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देशों में इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इनफैक्ट कोविंद कमेटी ने भी कई जो 5-6 बड़े देश हैं उनसे ही आइडिया लिया है। तो जो कोविद पैनल जो है उसने स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस, यानी ये जो 7 देश हैं, आपको फिर से नाम बताते हैं, स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस, यानी ये 7 देश हैं जिसमें ऐसा मिलता जुलता आइडिया है। यानी वहाँ जो सभी राज्यों के और जो उनका जो सेंट्रल चुनाव होता है वो एक साथ करा लिया जाता है। तो इन 7 देशों की जो चुनाव की प्रणाली है उस पर इन्होंने अपना रिसर्च किया और उसके बाद एक कॉमन लेकर आए कि अपने देश में ये ऐसा कर सकते हैं। एक उनका रिकमेंडेशन आया है जिसको मोदी सरकार मान चुकी है। आपको फिर से बता दें कि मोदी सरकार ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, यानी सरकार इस पे आगे बढ़ रही है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि 2029 में जब आप वोट करने जाएं तो एक साथ इस देश में चुनाव हो और एक साथ राज्यों के चुनाव और विधान और जो केंद्र सरकार का चुनाव हो वो एक साथ हो। तो मेरा एक सवाल आपसे है कि देखिए, जो अभी जो है इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर, झारखंड जैसे राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा पाता है, कई चरणों में कराता है। अभी आपने देखा कि उन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव किया, झारखंड को उन्होंने बाद में कर लिया। तो आपको लगता है कि ये इतना बड़ा देश जहां 140 करोड़ लोग वोट डालेंगे, वो एक साथ इलेक्शन कमीशन कैपेबल है, या कोई ऐसा संस्था बने जो एक साथ करा पाए? इतना विविधताओं का देश है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुश्किलें आती हैं वोट डालवाने में। देखिए, मैंने वही कहा कि प्रैक्टिकलिटी का इश्यूज आता है कि कैसे करेंगे, क्या संसाधन है, क्या खर्चा है, क्या लोग हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब हम 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव करते हैं और देश भर में करीब 15 से 20 लाख पोलिंग बूथ्स बनते हैं, तो ऐसे में उन्हीं पोलिंग बूथ पर 2 मशीनें एक्स्ट्रा लगनी है। एक मशीन लोकसभा के लिए, एक मशीन विधानसभा के लिए, 2 मशीन अलग। जगह वही है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपने वोट डाला लोकसभा का, यहाँ वोट डाला विधानसभा का। जैसे अभी हुआ महाराष्ट्र में नांदेड़ की सीट पर, क्या एग्जाम्पल हुआ, यही तो हुआ। लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था, विधानसभा चल रहा था, कैंडिडेट अलग अलग थे। लोकसभा जीत गया कांग्रेस और विधानसभाओं के जो 6 सीटों थी वहां कांग्रेस हार गई सब जगह पर, वहां महायुति जीत गई। विवाद चल रहा है, वहां विवाद चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये किया जा सकता है, मुश्किल नहीं है। आपके ईवीएम बढ़ानी पड़ेंगी। ईवीएम सबसे दिक्कत आएगी ईवीएम की संख्या बढ़ाने में। ईवीएम अपने देश में लिमिटेड है, वही ईवीएम घूम घूम के अलग अलग वक्त पे चुनाव कराती है। विरोध भी हो रहा है ईवीएम। हाँ, ये भी तो ईवीएम का विरोध हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आप बैलेट बॉक्स पे आ जाइए। तो ईवीएम की अगर 29 में करना है तो ईवीएम के लिए एक्स्ट्रा बजट एलोकेट करवाना पड़ेगा सरकारी खजाने से, और उस पर बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा। ईवीएम उतनी अच्छी काम करती रहे जितना अच्छा काम करती रही है, तो वो एक चुनौती होगी। दूसरा, आपने ये सवाल पूछा, क्या बोले, देखिए मैं कह रहा हूँ कि क्या इस देश में वही इलेक्शन कमीशन करा पाएगा अलग? अभी हाँ, तो एक साथ तो करा नहीं पाते हैं 2 राज्यों के चुनाव। कहते हैं कि भाई मुश्किल आ रही है। नहीं, वो उसकी वजह भी है कि तब आप पूरी की पूरी फोर्सेस को एक साथ आप नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेना का काम तो देश की रक्षा करना भी है ना, सेना का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का। जब आप चुनाव एक साथ कराएंगे तो आपके पास एक पूरी एक पेरिफेरिया तैयार हो जाएगा कि भाई इतनी सेना हमको जरूरत है उतने वक्त के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, जितना भी चुनाव कैंपेन का वक्त होता है। लेकिन बाकी वक्त तो आपके पास चीजें उपलब्ध है। तो
चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग के पास, चुनाव आयोग कराना चाहता भी है। चुनाव आयोग जैसे आपने कहा शुरू में 4 बार कराए भी हैं, पहली 4 लोकसभा के चुनाव विधानसभाओं के साथ ही हुए। उस टाइम जनसंख्या भी कम थी, ये बहुत तमाम उस टाइम एक नया तब इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, अब सड़कें भी हैं, अच्छा है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, स्कूल भी बन गए हैं। अब तो ये बात भी हो रही है कि आदमी को फोन के जरिए भी वोटिंग का अधिकार मिल जाए, कि अगर आपका फोन जो रजिस्टर्ड है, जिसमें अगर आप तमाम बैंकिंग कर पा रहे हैं जिस नंबर पे, तो क्यों नहीं उस नंबर से हम वोट डाल सकते हैं। लेकिन चूंकि ये बड़ा देश है, अलग अलग लोगों की राय होती है। अभी तो ईवीएम का ही विरोध कर रहे हैं कि भाई ईवीएम में जो है हम वोट डालते हैं, किसी को चला जाता है, किसी को, अभी तो यही विरोध होता है कि हम जब वोट डालते हैं जो तो बैलेट बॉक्स भी गायब होते थे यार। हाँ, तो उसपे तो बैलेट बॉक्स तो पूरे उठा के ले जाते थे, लूट लिए जाते थे, लेकिन घर ले जाके ठप्पे लगा के छोड़ दिए जाते थे। हम में से तमाम लोग शायद ऐसे होंगे, अपने घर परिवार में पूछना, जो अपने बचपन के किस्से सुनाएंगे कि हमारे मोहल्ले में ऐसा होता था कि अंकल के साथ गए, अंकल ने कहा तुम वोट डालोगे, तो तुम भी वोट डाल दो। तो मैंने भी वोट डाल दिया। जब मैं 15 साल का था, जब मैं 12 साल का था, तो मैंने पहला वोट डाल दिया था। ऐसे बहुत किस्से हैं। बिल्कुल। तो इसमें सबसे बड़ी जो बाधा आने वाली है वो ये है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इसका अपोज कर रही हैं। यानी अगर आप भाजपा और उनके कुछ सहयोगी दलों को छोड़ दें तो पूरा अपोजिशन इसके खिलाफ है। लेकिन अपोजिशन के सामने सबसे बड़ी दुविधा ये है कि नंबर नहीं है उनके पास, यानी नंबर मोदी साहब के साथ है। यानी अगर नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो ये पास हो सकता है। इसमें जो विपक्ष का विरोध इस बात को लेकर भी शादाब, कि जो कोविंद पैनल बना, कोविंद कमेटी बनी, उसमें 8 या 9 मेंबर थे। उसमें आपके पास नाम भी है, नाम अगर आप पढ़ देंगे तो और भी अच्छा होगा। जी, आप बोलिए। उसमें शुरू में कांग्रेस के एक मेंबर को रखा गया था, ये नाम है कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब इसके अध्यक्ष थे। वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के हरीश साल्वे, वो इसमें मेंबर थे। 3 लोग नेता थे, 3 पॉलिटिकल फील्ड से थे। अमित शाह जी जो कि गृह मंत्री हैं, गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस से अलग होकर निकल कर आए थे और जो कांग्रेस से नाराज थे, और अधीर रंजन चौधरी उस वक्त में कांग्रेस के नेता थे, नेता सदन थे। अधीर रंजन चौधरी इस कमेटी के कामकाज से संतुष्ट नहीं हुए थे और डिसेंट नोट भी दिया है। 3 अधिकारी हैं रिटायर्ड, एनके सिंह साहब, सुभाष कश्यप जी जो कि जानकार भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और संजय कोठारी जो कि सीवीसी अपने देश के रह चुके हैं। तो ये 3-3, 6, 2, 8 मेंबर कमेटी थी, जिसमें कांग्रेस की तरफ से एकमात्र कहने को अधीर रंजन चौधरी थे। तो ये इल्जाम विपक्ष ने लगाया कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना है कि एक देश एक चुनाव हो, तो उन्होंने कमेटी भी वही बनाई जो उनको सूट करती है। उन्होंने कमेटी को बनने के साथ ही डे 1 पे ही कहना, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया था कि ये कमेटी क्या रिपोर्ट देगी हमको पता है। तो वो इसमें ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये हाँ अपोजिशन कह रहा है कि ये अलाइन है सरकार की तरफ। सरकार, इन्हीं सरकार के समय में सुभाष कश्यप सेक्रेटरी जनरल थे जब वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी। एनके सिंह साहब प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ भी थे, नीतीश कुमार के साथ भी है, संजय कोठारी सीवीसी रहे उसी कार्यकाल में। तो विपक्ष का कहना है कि ये कमेटी न्यूट्रल नहीं बनी, इसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं था। वहां अगर रिकमेंडेशन होता प्रॉपर तो इस पर बहस प्रॉपर होती, तब प्रॉपर अलग तरीके से सिफारिशें आती। उस सिफारिशों को मानना या ना मानना ज्यादा आसान होता, क्योंकि सरकार की मंशा ही थी कि इसको थोप देना है देश के ऊपर, इसीलिए विपक्ष इसका विरोध ज्यादा कर रहा है। चलिए देखते हैं कि अब इसमें क्या होगा, बट ये इतना जरूर है कि सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से आज केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूर किया है उससे बहुत साफ है कि सरकार इसको लागू करना चाहती है। यानी एक देश और एक चुनाव, यानी जब आप वोट डालने जाएं तो अपनी राज्य सरकार को भी चुने और केंद्र सरकार को भी चुने। एक आखिरी कमेंट और बोलना चाहूंगा, और वो ये कि सरकार इसलिए इस बिल को लाना चाहती है, अगले ही हफ्ते में, आज पास हुआ है, सुना कि अगले हफ्ते में 25 तक सेशन चलेगा। हाँ, इसी विंटर सेशन में आके जेपीसी को चला जाएगा। ये सरकार इसलिए भी लाना चाहती है क्योंकि बहुत सी विपक्ष के अंदर की जो पार्टियां हैं कांग्रेस के अलावा, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन के फेवर में साउंड भी है। सरकार के पास ऐसा फीडबैक है, जो 2 मेंबर 3 मेंबर की पार्टीज हैं, तो इससे वो विपक्ष की एकता में दरार डाल पाएंगे। ये मंशा भी है सरकार की, विपक्ष बिखर जाएगा।